हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। सो एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट से हमारा 68वीं बीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये अभी अभी न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है 68वीं बीएससी के लिए एडुटीरिया का। तो सेट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे। इसका कट ऑफ जो है देखिए 95 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर लेता हूं आपके लिए थोड़ा सा जूम, ताकि आपको तकलीफ ना हो देखने में। तो पहला सवाल हमारा यहाँ आता है, देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल पहला ही है हमारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में ध्यान रखिएगा, विदेशी निवासियों की आय को जो है ये ऐड नहीं किया जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा थिकनेस मैं कर लेता हूं इसको पतला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्टीट्यूट माना जा सकता है? मनी मार्केट इंस्टीट्यूट इनमें से किसको माना जा सकता है? ध्यान रखिएगा, यहां पे ट्रेजरी बिल को, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल और म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल, ये सभी के सभी जो है ना, अगर हम बात करें मनी मार्केट जो है ये इसको बोला जा सकता है। तो हमारा डी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही बाय डिफॉल्ट सही हो जाता है। आइए नंबर 3 देखते हैं। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ओके, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 4 देखते हैं, क्या बोल रहा है? प्रायर चर्चा में रहने वाला शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? करेक्ट जो स्टेटमेंट यहाँ की बात कर ले, देखिए नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो हमारा 2 वाला जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा बी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5 देखिएगा, नंबर 5 क्या बोल रहा है? नंबर 5 में बोला जा रहा है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? देखिएगा, उसे जो मदद लेनी पड़ेगी, बात कर ले, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है ये मदद लेनी पड़ेगी। तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 6 हम लोग देखते हैं। नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ड नहीं पे आप लोग अच्छे से मार्क करिएगा। तो इनमें से नहीं क्या किया जाता है? देखिए सबसे पहले जान लीजिए, ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये नहीं की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये नहीं किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये स्विट्जरलैंड स्थित एक संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा ये हर साल जारी की जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 7 देखिएगा, ट्राइसेम, ये वर्ड आपने बहुत न्यूज में सुना होगा। ट्राइसेम, ये ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ट्राइसेम कार्यक्रम जो है इसका संबंध है, देखिए ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत में नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर तथा सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। ओके, और जब नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सूजन क्षमता में कमी हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा। ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही इररिलेवेंट है, कोई मतलब का नहीं एक दूसरे से। नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ओके, सही स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। देखिए मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारी है, करेक्ट बात है। पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रमीन बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सी हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। 1 और 2 दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। नंबर 10 देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका हुआ है? तो भारत को प्रोडक्शन हब बनने से, विनिर्माण केंद्र बनने से किसने रोका हुआ है? देखिएगा, चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगिकरण हुआ है, ठीक है, ये हमारा तो रीजन है ही है। सेवा क्षेत्र पर ज्यादा जोर है इंडियंस का, ये भी है, मतलब हम लोग ज्यादा नौकरी को तवज्जो देते हैं बिजनेस से ज्यादा। और व्यापार करने में आसानी का अभाव, मतलब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काफी अभाव है, इसलिए गवर्नमेंट को काफी लाभकारी योजनाएं चलाई जाती है कि आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, आपको काफी ज्यादा हम फायदा पहुंचाएंगे। तो ये सारे रीजंस हैं, तो हमारा ए वाला यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी यही जो है ना, देखिए, परिवर्तन की वजह से यही होती है। नंबर 12 देखिएगा, मनुष्य के आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल का कौन सा मुख्य भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए, यकृत हो जाएगा, यानी कि लिवर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। मेटाबॉलिक रेट जो है ये कंट्रोल कैसे किया जाता है? देखिए, थायराइड के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, देखिए, ग्रहणी द्वारा। ओके, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 15, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है ना, मतलब मेमोरी जो है, ठीक है, मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता, बेसिकली जो मेमोरी स्टोर होती है, कहाँ होती है? देखिए, ये होता है सेरिब्रम के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? इनमें से यूकैरियोटिक जीव का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, जीवाणु जो है ये एग्जाम्पल्स नहीं हो जाएंगे। क्लियर? नंबर 17 हम लोग देखते हैं। 17 में क्या बोल रहा है? देखिए, शरीर की समन्वय प्रणाली है। देखिए, शरीर की जो समन्वय प्रणाली है इसकी बात कर ले। देखिए, तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्र हो जाएगी शरीर की समन्वय प्रणाली। तो हमारा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता की बात कर ले। देखिए, हमारा Mg हो जाएगा और साथ ही साथ जो है, देखिए, CaHCO3 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट जो हमारा कूट बैठ जाता है हमारा डी वाला हो जाएगा, एक और दो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 19, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा होगा, इसको चुनना है। सही उत्तर की बात कर ले, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले LPG हो जाएगा, ठीक है, LPG की बात कर ले, ब्यूटेन और प्रोपेन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारा वाटर गैस से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है ध्यान रखिएगा ये मीथेन और इथेन हो जाएगा हमारा, ठीक है, और CNG में मीथेन हो जाएगा। CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही कूट मिलान की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे होगा ऊपर में, तो ए वाला सही कूट मिलान हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए 20 देखिएगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो अधिकतम मात्रा में जो मानव शरीर में मिलता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ क्या? वाटर। तो ऑक्सीजन तो मिलेगा भैया, है ना। 21, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक की बात कर ले, देखिए मीटर हमारा हो जाएगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई 22 देखते हैं हम लोग। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो ये हो जाता है, देखिए, जब लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में इकट्ठा होती है ना, तब उसमें ऐंठन आती है। चलिए 23 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? देखिए, लाइसोसोम की अगर हम बात कर ली, ये कैसे बनता है, ठीक है, देखिए लाइसोसोम जो है, देखिए गोल्जी काय जो कोशिकांग है इससे बनता है। तो हमारा सी करेक्ट होगा। नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है परिवर्तन का उदाहरण नहीं है रासायनिक परिवर्तन का? देखिए, हमारा जल का जलवाष्प में चेंज होना, ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण
नहीं है। क्लियर। चलिए नंबर 25 देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, देखिए उस पर जो किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। क्लियर। 26 देखिएगा क्या बोल रहा है, जब लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा, देखिए जब भी ऐसी होगी काम तब ध्यान रखिएगा पर्याप्त रूप से ये बढ़ती है। क्लियर। सी सही हो जाता है। देखिए 27 हम लोग देखते हैं। 27 क्या है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोताव परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां उस स्थान से लेके सुनने वाले के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो मिनिमम डिस्टेंस, बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 17 मीटर्स का। सी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डीडीटी के बारे में जो सही स्टेटमेंट की बात कर ले, देखिएगा, ठीक है, दोनों जो है क्लोरीन के यौगिक हैं, तो हमारा दोनों ही यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। दोनों ही क्लोरीन के यौगिक हैं, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी जो है ये दोनों ही क्लोरीन के यौगिक हैं। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। ध्वनि तरंग में इनमें से जो विद्यमान नहीं है वो हो जाएगा, देखिए ध्रुवन जो है ये आपको नहीं मिलेगा ध्वनि तरंग के अंदर में, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवन कहाँ मिलेगा, ये प्रकाश तरंग में मिलेगा। कहाँ, प्रकाश तरंग में। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 30 उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। देखिए कार्टिलेज की बात कर ले, ये देखिए मूत्राशय में जो है ये आपको कार्टिलेज जो है नहीं मिलेगा। क्लियर, कहाँ नहीं मिलेगा, मूत्राशय में, नासिक, नाक में मिलेगा, कंठ में मिलेगा, कांड में, ये सब में मिलेगा। 31 देखिए, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है। ओके, इनमें से किसकी कोई भी इकाई नहीं है। देखिए तो सापेक्षित घनत्व जो है इसका कोई भी इकाई नहीं है, तो हमारा बाय डिफॉल्ट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में बहुत से विटामिन है, ए से लेके B12 तक, 16 तक के शायद इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आपको इस सब का नाम रखना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है B7, B6, B12, ओके, B2, इन सब का तो B1, नाम इन सब का याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता रहता है। सॉरी, देखिए राइबोफ्लोविन हो जाएगा हमारा, बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। ओके, इनमें से कौन सा लौह अयस्क है। देखिए सिडराइट जो है ये लौह अयस्क का एक रूप है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डोलोमाइट एक निर्जल कार्बोनेट खनिज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट से बना हुआ होता है ये। क्लियर। चलिए भाई, अब देखिए केलामाइन, केलामाइन एक अयस्क है। किसका एक अयस्क है, केलामाइन। ये वाला शब्द आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है प्रीवियसली। तो केलामाइन जो है ये अयस्क है जस्ता का। ओके। 35 वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा, तांबा आपको ब्लड में नहीं मिलेगा, आयरन तो मिलता ही मिलता है, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये सब मिलेगा। 36 पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पौधे के जिस अंग से हल्दी मिलता है वो होता है तना। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पौधे के तने से हल्दी की प्राप्ति की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 37 की ओर। चलिए, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। क्या रीजन है, कैसे। देखिए राज्यसभा के द्वारा ही ऐसा काम किया जा सकता है। आर्टिकल 312 है ना, आर्टिकल 312 में ये प्रावधान है, इसके द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें जो है मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया सकता है। तो 2/3 सदस्य जो है इसके हित में वोटिंग करने चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए सॉरी, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निषेधक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये इन्होंने किया, देखिए मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर में। 39 देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया है।
सबसे पहले ईवीएम का यूज जो है देखिए केरला के चुनाव में, है ना, हुआ था। तो केरला के जो चुनाव में हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1982 में इसका इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। ध्यान रखिएगा, विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम में। 40 नंबर, राष्ट्रीय पात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद कानून बना सकती है देखिए आर्टिकल 250 के तहत। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद जो है आर्टिकल 250 के तहत ही राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? इनमें शामिल कौन नहीं था? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, अगर हम बात कर ले, ठीक है, ये जो है सरकार में शामिल सदस्य नहीं थे। ये दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। ई हो जाएगा हमारा। 42, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों यानी टर्म्स का नहीं उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख की बात करें नहीं है, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 में देखिए कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, और लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में है एवं 191 में भी है। भारतीय संविधान में फेडरल और बजट पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बजट का और जो फेडरल शब्द है इसका उल्लेख नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा नहीं है? ओके, देखिए सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये आपको समवर्ती सूची में आपको नहीं मिलेगा, तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 44 देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका उपबंध जो है देखिए भाग 12 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। 45 देखते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण नहीं करता है? तो ये पद कौन नहीं धारण करता? देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये न राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं न राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य इनकी चयन करते हैं और लोकसभा सदस्य ही इनको एक अध्यादेश के द्वारा हटा सकते हैं। 46, लेकिन 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं देखिए वित्त आयोग के द्वारा। सी बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताओं को व्यक्त करता है? तो इनमें कौन सा व्यक्त करता है? देखिए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना यही व्यक्त करता है। डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48, संसद की देखिए अस्थाई समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की अस्थाई समिति में जो है देखिए 31 मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स, है ना। संसद की स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी में जो है, ठीक है, लोकसभा में से 21 होते हैं और 10 होते हैं राज्यसभा से, टोटल मिलके 31 हो जाते हैं। क्लियर? चलिए 49 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा सीटों की संख्या की अगर हम बात कर ले, देखिएगा वेस्ट बंगाल की हो जाएगी। ए हमारा करेक्ट होगा। 50 देखिए, भारत में निर्वाचन संदर्भ में वीवीपैट का सही शब्द, पूरा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें जो सही शब्द की बात कर ले, देखिए वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है ये हमारा सही टर्म हो जाएगा, तो सी सही होगा। 51 देखिए, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? है ना। तो दरभंगा महाराज के विरुद्ध जो किसानों को संगठित किया था वो थे देखिए स्वामी विद्यानंद जी। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 52 देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो मौर्य काल में था वो था देखिए तक्षशिला। डी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ओके, तक्षशिला प्राचीन भारत में मौर्य काल में सबसे ज्यादा फेमस था और चाणक्य यहाँ पर आचार्य हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, 405 ईस्वी में, है ना, 405 ईस्वी में यहाँ पे कौन आया था? तो यहाँ पे आया था फाहियान। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, चलिए भाई 53 देखते हैं हम लोग, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो बिहार में गोलघर का जो है निर्माण हुआ था सर जॉन शोर के सुझाव के ऊपर में। ओके, ये बहुत बार हुआ है ऐसा चीज। देखिए सबसे पहले जान लीजिए इसका थोड़ा सा,
तो 1783 में आया था अकाल, 1783 में क्या हुआ था, अकाल आया था। अकाल के बाद सर जॉनसन ने अन्नागार निर्माण का सुझाव दिया था। इन्होंने बोला था कि एक ऐसा घर बनाए जहां पे हम लोग जो ग्रेन्स हैं उसको स्टोर कर सकें, ठीक है। उसके बाद में 1784 में क्या हुआ, 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था इन्हीं के सुझाव के ऊपर में, ठीक है। चलिए नंबर 54 हम लोग देखते हैं। चलिए, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करी थी, देखिए भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने इसकी स्थापना करी थी। 55 देखिएगा, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, डिवाइड करती है? तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए सोन। ओके, डी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, 55 का डी। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो बिहार में जो प्रचलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जाट जाटिन है, डोमकच है, विदेशिया भी है और समा चकवा भी है। सभी के सभी बिहार से रिलेटेड है, हमारा ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 57, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, तो बिहार में सिंचाई के लिए ध्यान रखिएगा, जो साधन का प्रयोग किया जाता है बिहार में सिंचाई के लिए, नलकूप का इस्तेमाल किया जाता है, तालाब का, स्लुइस सेट का और नहर का, सबका इस्तेमाल होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ई यहाँ पे सही हो जाएगा। 58 देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? सदाकत आश्रम की स्थापना जो है देखिए मजरुल हक जी ने करी थी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मौलाना मजरुल हक ने इसकी स्थापना करी थी, कहाँ? पटना में। ओके, लिख लीजिए पटना के अंदर में। 59, निम्नलिखित में कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? कौन इसमें संबंधित नहीं है? देखिए सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर? चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो ये बना रहा था, देखिए बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61, एंटी बायोग्राफी राइटिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखा गया है देखिए लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ठीक है। एंटी बायोग्राफी राइटिंग पुस्तक का लाला लाजपत राय ये इसके राइटर है। 62, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदेश में शामिल नहीं था? तो बिरसा मुंडा के जो आदेश में शामिल नहीं था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अहिंसा इनके आदेशों में शामिल नहीं था, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट होगा। 63, बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो उन्होंने स्वयं को राजा किसने घोषित किया था? देखिए हैदर अली खान ने किया था, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो भाई नंबर 64 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हो गया था, अगर हम बात कर ले, देखिएगा वेदरा का युद्ध के बाद हो गया था, तो बी करेक्ट होगा। 65, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? है ना, पुर्तगालियों ने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री की बात कर ले, कहाँ बनाई थी? देखिए कुन्नूर के अंदर बनाई, कहाँ? कुन्नूर, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 66 हम लोग देखते हैं। देखिए सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? सूरत की जो संधि है ये किन के मध्य हुई थी? ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य हुआ था, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, है ना। तो सूरत का संधि हुआ कब था? देखिए 1775 ईस्वी में ये सूरत की संधि हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 67 देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था। तो इनके द्वारा जो ये अपनाया गया था ये साल 1858 से 1935 में अपनाया गया था, तो बी सही हो जाता है हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट की बात कर ले, ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये स्टेटमेंट है। ओके, इनके द्वारा ही ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्लियर? तो भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन के बाद ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। 69, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हॉल्ट मैकेंजी ने जो है महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है स्टार्ट किया था। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। ओके, चलिए 70 नंबर देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो उन्होंने गठन किया था, देखिए, पील आयोग का, या पील कमीशन जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौजी के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। अच्छा, इसमें रेशियो क्या रखा गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अंग्रेजी और भारतीयों के बीच में क्या रेशियो रखा गया था, यह आप जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई? ठीक है, तो ये हुआ था, देखिए, तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे के मित्र थे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा, पहले तो जान लीजिए, इन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया था गुरिल्ला युद्ध के द्वारा। और उनके मित्र थे मानसिंह, मानसिंह नामक इनके मित्र थे। इनके द्वारा ही विश्वासघात इनको पहुंचाया गया और इनके ठिकाने का पता दे दिया गया अंग्रेजों को। तो फिर वो जो है पकड़े गए। ठीक है, मानसिंह नाम याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 72 नंबर। पागलपंती विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, पागलपंती विद्रोह कि ये हुआ था बंगाल के अंदर में। ओके, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 1813 से 1831 तक ये चला था बंगाल के अंदर में। ठीक है, अरे यार मैंने दोबारा से 13 ही लिख दिया, माफ कीजिएगा, 1831 यहाँ पे होगा। ठीक है, 31। चलिए नंबर 73 देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो आत्मीय सभा का गठन इन्होंने, देखिए, 1815 ईस्वी में करा था। ए करेक्ट होगा। 74 देखिए। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुलामगिरी बुक के जो राइटर की बात कर ले, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये थे ज्योतिबा फुले जी। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही ये बुक लिखा हुआ था। ठीक है, पाखंडी ब्राह्मणों और आडंबर जो व्यवस्था थी उनके द्वारा, इसके ऊपर में। 75। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले जो है लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये करेक्ट होगा। 76। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन लीग की स्थापना जो है, देखिए, शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है ये करी गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। ईयर भी लिख लीजिए, 1875। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 77। यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी किया था बीजी तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक। ओके। 78। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साल 1909 में, पंजाब हिंदू सभा। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। 79। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांक चेक कहा था? इंग्लिश में इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ये स्टेटमेंट था हमारे महात्मा गांधी जी का। ए करेक्ट होगा। 80। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, देखिए, अंबिका चरण मजुमदार जी ने। डी करेक्ट होगा, राइट। 81 देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हमारा हो जाएगा, देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। डी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 82 देखते हैं हम लोग, क्या है। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो सबसे वृहद क्षेत्र में, देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। ओके, सबसे ज्यादा एरिया में यही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 83। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों की अवरोही क्रम में सजाना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अवरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे बड़ा तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश का रीजन आता है, फिर महाराष्ट्र, तब यूपी। तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 84, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज्यादा लवणीय मृदा किस में, कहाँ पे मिलता है? देखिए मिलेगा अपने गुजरात के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा यूपी में। अगर क्षारीय मृदा की बात करें, ये लवणीय मृदा बोला है तो आप गुजरात मारेंगे, क्षारीय जब बोलेगा तो यूपी मारिएगा। ठीक है। 85, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला और संस्थान जो है ये है अपने पुणे के अंदर में, सी करेक्ट होगा। ठीक है। 86, देखिएगा निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा इनमें से मिलान सही नहीं है? ठीक है, देखिए सिंगरौली कोयला मैच्ड है, कोरापुट बॉक्साइट मैच्ड है, डल्ली राज हरा लौह अयस्क के लिए मैच्ड है और चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज के लिए मैच्ड है। डी हो जाएगा, सारे के सारे मैच्ड हैं। 87 देखिएगा, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गौर मोता गुजरात कितनी डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? यह अवस्थित है देखिए 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर के ऊपर में, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 88 देखिएगा क्या बोल रहा है, काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा ये आते हैं देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, है ना, ट्रांस हिमालय। ओके। 89 देखिए, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? नारकोंडम ज्वालामुखी देखिए प्रसुप्त प्रकार की ये ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान निकोबार में है। ओके। भारत में मेनली सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी एग्जिस्ट करते हैं। एक है बैरन द्वीप पे है ये, ठीक है, बैरन आइलैंड, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये जो है सक्रिय प्रकार का इसका जो है ज्वालामुखी इस पे है। ठीक है। और नारकोंडम में जो है जिसका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रसुप्त टाइप का है, मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है। ठीक है। चलिए नंबर 90 हम लोग देखते हैं। नंबर 90 में क्या बोल रहा है, मिसिसिपी डेल्टा किसका एग्जाम्पल है? मिसिसिपी डेल्टा जो है ये एग्जाम्पल एक्चुअली है किसका? तो ये एग्जाम्पल है देखिए अंगुलित या पंचक डेल्टा का, बी करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसमें जो स्थलाकृति पवन द्वारा निर्मित नहीं है देखिए भेड़शिला जो है ये नहीं हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 92, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये बंदरगाह हो जाएगा देखिए कांडला, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 93, थालघाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, तो थालघाट जो है देखिए नासिक और मुंबई जो है इसको ये आपस में कनेक्ट करता है, थालघाट दर्रा। ओके, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94, पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हमारा हो जाएगा देखिए सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी होगी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी और फिर इलायची पहाड़ी। ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है। शेषाचलम पहाड़ी जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है शेषाचलम पहाड़ी? तो ये आपको मिलेगा देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 96, लिंबू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिंबू जनजाति देखिए इसका निवास आपको मिल जाएगा सिक्किम के अंदर में, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 97 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो प्रथम लोक अदालत की जो स्थापना की बात कर ले। ओके, ध्यान रखिएगा साल 1982 में गुजरात में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित थी। तो हमारा गुजरात हो जाएगा, बट गुजरात ऑप्शन में चूंकि नहीं है इसलिए हमारा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। ईयर भी याद रखिएगा, ईयर 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 98, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग पुस्तक के लेखक देखिए हंटर बिडेन है, सी करेक्ट होगा। 99, हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान देखिए भारत को मिला है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो पटना स्थित शोध संस्था सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में टॉप पर रखा है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान आता है। ठीक है, चलिए 100 देखते हैं हम लोग। किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? ये रिपोर्ट जारी किया है देखिए WMO ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। 101 देखते हैं हम लोग। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो जाएगा देखिए अपना महाराष्ट्र। ठीक है, विकलांगों के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करिए। 102 निम्नलिखित से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? VVI सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। देखिए चौपाल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो बिहार का अपना पहला भोजपुरी OTT ऐप चौपाल लॉन्च किया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 103 मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिएगा मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की बात कर लें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए गोवा में है ये मोपा। ओके। 104 पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? ये शहर है बेंगलुरु, हमारा सिलिकॉन वैली। ठीक है। 105 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो ये अवार्ड जो है मिला है देखिए इंग्लैंड को। सी करेक्ट होगा। 106 किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो ये अध्यक्षता मिली है अहमदाबाद को। ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। 107 देखते हैं हम लोग। बिहार में जातीय जनगणना, ठीक है, शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आपको न्यूज में देखने आपको मिला होगा, 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और 2 चरणों में, कितने? 2 चरणों में जो है इसका गणना किया जाएगा। 108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहां नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा देखिए वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 109 हम लोग देखते हैं। 109 किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों का आसान बनाया? तो ये किया है देखिए स्कॉटलैंड ने। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 110 देखिएगा किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में अंपायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये सूची में शामिल किया गया है किसको? देखिए शाहरुख खान को। ए करेक्ट हो जाएगा। तो बॉलीवुड के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान को ऐड किया गया है। 111 देखिएगा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है देखिए संतोष कुमार यादव को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए 112 में क्या है? हाल ही में खबरों में रहा 10 सूत्री शांति योजना क्या है? 10 सूत्री शांति योजना रिसेंटली ही ये न्यूज में रहा था। देखिए ये है रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना, इसी को 10 सूत्री शांति योजना कहा जा रहा है। ठीक है। चलिए भाई 113 देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? यह विधेयक रिसेंटली ही देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पेश किया है। सी करेक्ट होगा। 114 हाल ही में कौन सा संस्था एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 हफ्ते से अधिक समय तक हैक रहा? तो ये जो हो जाएगा अगर हम बात करें देखिए एम्स हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एम्स को रिसेंटली ही रैंसमवेयर हमले से इसको हैक कर लिया गया था और लगभग 1 वीक तक ये परेशान थे। ठीक है। 115 हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया है? तो काशी तमिल संगम का आयोजन देखिए
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बी करेक्ट होगा। 116 देखिए, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते एसटीए पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर भारत ने किया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते यानी ईसीटीए पर हस्ताक्षर इंडिया ने करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 117 देखते हैं। ओके चलिए, तो 170 हम लोग यहां चेक करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है, देखिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 118 देखते हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है, देखिए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो हमारा 118 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो DY चंद्रचूड़ ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे यू ललित। ठीक है, इससे पहले ये थे 49वें नंबर के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी 50वें DY चंद्रचूड़ बने हैं। 19, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी करी है, देखिए इंडिया ने, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो न्यू दिल्ली में कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ये हुआ था। 120, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, निजी तौर पर विकसित, तो ये रॉकेट का नाम है विक्रम एस, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में विक्रम एस नामक रॉकेट लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला रॉकेट, निजी रॉकेट अंतरिक्ष यान कंपनी बन गया है। 121, हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? ई कुंभ पोर्टल जो है, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 122, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाओ केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो हाथी बचाओ केंद्र जो है बिहार में, ये कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, बी करेक्ट होगा। 123, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है, देखिए सासाराम के अंदर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नवंबर को सासाराम में पायलट बाबा धाम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। 124, बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है ना? बेस्ट प्लस ऐप, तो इसका उद्देश्य देखिए सरकारी स्कूल की निगरानी करना, इसका मेन एम है। 125, हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? देखिए ये सम्मान मिला है जयनंदन को, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो श्री जयनंदन, इसका जन्म इनका जो है 1956 में बिहार के नवादा जिले में हुआ था। ठीक है, 126 देखते हैं हम लोग। 126, चलिए 126 हम लोग देखते हैं। मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? इसमें बिहार से ध्यान रखिएगा, कौन शामिल हुआ था? डॉक्टर संजय जायसवाल जी शामिल हुए थे, ए करेक्ट होगा। 127, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? तो ये बन गया है, देखिए रशिया। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 100 क्लियर हो जाओ जल्दी से। 128, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन योजना में जो प्रस्तावित अगर हम बात कर ले नहीं था, वो था देखिए पाकिस्तान का निर्माण। इसमें कहीं दूर दूर तक प्रस्तावित नहीं था। भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के लिए चुनाव, ये सब प्रस्तावित था। 129,
1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? तो इस पे अधिकार किया था देखिए नवाब मीर कासिम ने। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 130 देखते हैं हम लोग। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो गयासुद्दीन ने युद्ध किया था देखिए तिरहुत के राजा से। ए करेक्ट हो जाएगा। 131 बिहार में बिहिपुर की घटना का संबंध है। तो बिहार में बिहिपुर की जो घटना है उसका संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से, इसका रिलेशन है। तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 132 क्या बोल रहा है? बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? तो इसको संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 133 विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितनी? तो इनकी न्यूनतम संख्या जो है देखिए 40 होती है। बी करेक्ट हो जाएगा। 134 किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो किसने ये जोड़ा? ये जोड़ा था देखिए 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ओके, तो हमारा ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। प्रथमतः आपात स्थिति घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसको सीमित किया जा सकता है देखिए 6 महीने के लिए। सी करेक्ट होगा। 136 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन निम्न में से किस जिले में थी? तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा था देखिए अररिया के अंदर में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 137 की ओर। 137 देखिएगा क्या बोला जा रहा है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन बिहार में होता है देखिए पटना के अंदर में। 138 केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योगों के लिए काल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं के स्थापित करने की योजना है? तो ये योजना है देखिए 4। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो ये जो टैक्स लिया जाएगा इसकी हम बात करें देखिए 30% के रेट से टैक्स लिया जाएगा। क्लियर? देखिए 140 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। भारत वनस्पति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसमें वनावरण की बात कर ली देखिए 7.84% जो है ये वनावरण आपको मिलेगा। यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स से सवाल स्टार्ट होते हैं, आप लोग जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5, 6 इससे विभाज्य है। तो विभाज्य संख्या हो जाएगा देखिए 6 हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। 142 यहाँ पे सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के अंदर में जो नेक्स्ट टर्म है अगला पद है ये कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, 63 हो जाएगा। 143 गुणोत्तर अनुक्रम 312 डैश का नवा पद क्या होगा? इसमें नवा जो है पद की बात करें 9th टर्म 865 हो जाएगा। राइट, 144 देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं, है ना। 144 12 बच्चों की औसत आयु 20 है और एक और बच्चे की आयु जोड़ने के बाद औसत 1 से कम हो जाती है। नए बच्चे की उम्र क्या है? तो इस नए बच्चे का उम्र हो जाएगा देखिए 7 ईयर्स। 145 एक्स वाई से 40% कम और जेड एक्स वाई से योग से 40% है। एक्स और वाई के बीच का अंतर जेड का कितना प्रतिशत होगा? ये हो जाएगा देखिएगा 62.5%। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 146 क्या बोल रहा है? यदि P/Q 3:2 है तो अनुपात 4P + 5Q 4P - 5Q ज्ञात करना है। यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट आंसर 11:1 का हो जाएगा। 147 संजीत ने 1950 रुपए की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% की हानि पर बेचा। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? तो इसे बेचना होगा, ध्यान रखिएगा, किस कीमत पे?
तो 3380 रुपये की कीमत पर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 148 देखिएगा, 148 6 वर्षों के अंत में 2500 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1875 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6875 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें साधारण ब्याज हो जाएगा, देखिए 5156.25 हो जाएंगे। ठीक है, 149 देखिएगा, दो बस पी और क्यू क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे मोतिहारी के लिए पटना से रवाना होते हैं। वह क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करते हैं। दोनों बसें पटना से कितने किलोमीटर दूरी पर एक साथ होंगी? तो एक साथ ये होंगी, देखिए 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, 150 देखिए, आज का हमारा आखिरी सवाल है। 2 से 3 बजे के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर एक घड़ी की सुई 180 डिग्री कोण बनाएगी। तो वो हो जाएगा, देखिए 44 सही 7/11। तो हमारा फ्रेंड्स ये था पूरा 150 क्वेश्चन सेट नंबर 2 से। उम्मीद करता हूँ आपने ये सेट पूरा लगाया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही शेयर करें। And if you like the video, then do like the video also, and if you still don't subscribe our channel, then do subscribe for these amazing practice sets. Till then, take care, bye bye, and God bless you all.